हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी लोग बढ़िया रहेंगे। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं कि हमने चालू किया था लॉ का एक फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें हमने चैप्टर 1 में पहले 2 यूनिट्स विच आर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंसिडरेशन, ये दोनों हमने कंप्लीट कर दिया था। और अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये तीसरा है, जो है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। पहले यूनिट में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने कॉन्ट्रैक्ट से क्या क्या नेचर होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स, एग्रीमेंट्स, प्रोमिसेस, एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है, वो सब पढ़ा था। दूसरे यूनिट में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन एंड उसके अदर एसेंशियल एलिमेंट्स हमने देखे थे। ठीक है, आज बारी है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ एग्रीमेंट और प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन ही बस नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, सो वो हम लोग ये एलिमेंट में ये यूनिट में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एजेंडा जैसे हम हर क्लास के पहले करते हैं, विच इज इसमें हम देखेंगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, लॉफुल कंसिडरेशन एन ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, काफ़ी ईजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक वगैरह सारी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स वाले आते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट विच मीन्स कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में भाग ले सकता है। ठीक है, ऐसे कोई पर्सन होने चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एंड दो सा उसके लिए 3 कंडीशन है कि वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए एंड नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मेजर का मतलब क्या होता है सर? मेजर का मतलब अगर आप मेरी मानो तो इट इज समवन हु इज नॉट अ माइनर। जो माइनर नहीं है वो मेजर है। सर माइनर क्या होता है? माइनर का मतलब जो 18 साल के नीचे है। ठीक है, अभी आप फाउंडेशन स्टूडेंट्स में बहुत से लोगों की एज 17 भी रहेगी, 16 भी रहेगी। ठीक है, बहुत से लोग क्योंकि जो स्कूलिंग अर्ली चालू कर लेते हैं उनके 16-17 एज रहती है। सो दोज आर कॉल्ड माइनर्स एंड दे कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे रहते हैं। उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स, बहुत से एलिमेंट्स वगैरह होते हैं जो हम लोग आगे एक स्लाइड है उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, साउंड माइंड मतलब क्या होना चाहिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो उसके पूरे होशो आवाज़ में करना चाहिए। मैं ड्रंक नहीं होना चाहिए या मैं इंसेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, वो लॉ की तरफ से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। लाइक वन एग्जाम्पल इफ आई गिव इज एन एलियन एनिमी। एलियन एनिमी मतलब क्या होता है? सपोज 2 कंट्रीज के बीच में वार चल रही है, लेट्स से इंडिया एंड पाकिस्तान, जब वो जमाने में वार चल रही थी। ठीक है, इन 2 कंट्रीज के बीच में वार चल रही थी, तब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज आरके एंड सलीम, इन ये 2 कॉन्ट्रैक्टर मतलब इन दोनों के बीच में ट्रेड हो रही थी। सो वो ट्रेड इन लोगों को बंद करनी पड़ेगी। इट विल बिकम वॉइड बिकॉज इट्स एन एलियन एनिमी। ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम लोग बहुत सी चीज़ें देखेंगे। सो लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट, ये सारे मतलब रिक्वायरमेंट्स रहते हैं एक माइनर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है ना? सो ये मैं आपको यहाँ पे तो आपको ऊपर ऊपर से बताया, क्योंकि दिस आर मेंट ओनली फॉर अ लास्ट डे रिविजन, बट ये फास्ट ट्रैक चल रहा है तो हम मॉड्यूल से करेंगे। वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स एंड कंटेंट सब कुछ दिख जाएगा। आ गया कस्टमाइज। ओके, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद अ माइनर इज वॉइड ab initio। सर सबसे पहले वॉइड और वॉइड ab initio के बीच में फ़र्क क्या है? वॉइड और वॉइड ab initio का मतलब क्या है, उन दोनों में फ़र्क क्या है? मैं आपको अगर बताऊँ ना तो देखो, वॉइड का मतलब क्या रहता है कि पहले सारी चीज़ें सही चल रही थी। ठीक है, सही चलते चलते एक ऐसा मोड़ आ गया वो कॉन्ट्रैक्ट में कि हमको वो कॉन्ट्रैक्ट को कंपलसरीली मतलब ज़रूरी था उसको बंद करने के लिए, एंड जब वो कॉन्ट्रैक्ट हमने बंद किया तो वॉइड हो गया। वॉइड ab initio का मतलब अगर आप ब्रेकअप करोगे ना इसका, तो जो ऐप है, एक मिनट, सारी पेन्स कल ही वापस इंस्टॉल करा, सारा नया हो गया। ऐप का मतलब क्या होता है पता है? एब्सोल्युटली। इनिशियो का मतलब होता है इनिशिएशन, मतलब इट इज एब्सोल्युटली वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले से ही वो वॉइड ही चल रहा था, फिर भी आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, वो पहले से जो या तो वो
मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ था ही नहीं, या कुछ अदर रीजंस था जिससे जिससे वो वॉइड ही था, फिर भी आपने कर लिया, ठीक है, वही चीज़ है। उसके लिए काफ़ी फेमस केस लॉ है, मोइरी बीवी वर्सेस धर्मदास। अच्छा, यस, द पॉइंट इज माइनर के साथ अगर आप कुछ भी अगर कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट करते हो तो दैट इज वॉइड एब इनिशियो, ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। यस, एंड दिस मोइरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए पूरे जितने भी केस लॉस है उसके ऊपर एक सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा एंड सेपरेटली उसके ऊपर एक मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, आपको अगर ये पढ़ना है तो एक बार पढ़ लो, ईजी है। एक माइनर था, उसने बी से कुछ बोरो किया था 20,000 रुपया और उसके अगेंस्ट में एक सिक्योरिटी दी थी, ठीक है। ही बिकेम अ मेजर ए फ्यू मंथ्स लेटर, मतलब जब 17 साल का था, 17 और 17.5 साल का था तब इसने ये काम किया एंड 6-7 मंथ्स के बाद में वो मेजर हो गया मतलब 18 साल के ऊपर हो गया, उसका बर्थडे हुआ एंड वो मेजर बन गया, ठीक है। एंड फाइल्ड अ सूट for the declaration that the mortgage executed by him during his minority was void and should be cancelled, क्योंकि माइनर के साथ तो कोई एग्रीमेंट कर नहीं सकता, फिर भी इसने क्या किया था, इसने वो माइनर से सिक्योरिटी लेके उसको कैश दिया था, विच इज वॉइड एब इनिशियो डेफिनेटली। इट इज हेल्ड बाय दैट अ मॉर्गेज बाय माइनर वॉज वॉइड एंड बी वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ मनी, ठीक है। फर्दर मनी लेंडर्स रिक्वेस्ट, ये सारे जो इसका आउटकम आया था वो है, फॉर रीपेमेंट ऑफ अमाउंट एडवांस टू द माइनर एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द मॉर्गेज वॉज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। उसको आखिर में उतना सारा जो मनी था उसको देना पड़ा था एंड फलाना ढिमका था। ये मैंने आपको ऊपर से बताया, इन डिटेल मैंने अब तक नहीं किया, इन डिटेल के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, डोंट वरी। नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, सपोज अगर माइनॉरिटी में उसने कुछ गलती कर ली, वो मेजर होने के बाद में वो उसको रैटिफाई का मतलब एक्सेप्ट करना, वो नहीं कर सकता। अ माइनर कैन नॉट रैटिफाई द एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो एंड वॉइड एग्रीमेंट कैन नेवर बी रैटिफाइड। जब वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट ही था तो उसको आप वापस उसको एक्सेप्ट उसको रैटिफाई कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। सो दैट्स द पॉइंट, ठीक है। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ज़रूरी नहीं कि वो माइनर उसमें इंक्लूडेड हो। सपोज उसका गार्डियन, उसका पेरेंट या कोई भी दूसरा आदमी उसके साथ दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंड वो कॉन्ट्रैक्ट से जो भी आउटकम आ रहा है वो माइनर को दिया जाएगा। सो माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट बट ही कैन नॉट बी अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। लाइक एग्जाम्पल इफ आई से कि माइनर के जो गार्डियन थे उन्होंने एक आंटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिनमें वो अपना घर देंगे एंड वो आंटी उनको रेंट देगी। सो वो अंकल ने क्या बोला, जो उनके गार्डियन थे उन्होंने बोला कि आंटी आप जो रेंट है ना आपका वो आप माइनर को दे दो, ठीक है, दैट्स द पॉइंट। तो ही कैन बी अ बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट बट नेवर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स इट। A minor can always plead minority, ठीक है। A minor can always plead minority and it is not stopped to do so even where he has taken any loan or entered into a contract by falsely representing that he was a major। मेजर होते हुए उसने लोन लिया था, ठीक है, था माइनर लेकिन बताया कि वो मेजर है एंड उसने लोन ले लिया। रूल ऑफ एस्टॉपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर, मतलब रूल ऑफ एस्टॉपल जो रहता है वो माइनर को नहीं लगता है। इट मीन्स ही कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी इन डिफेंस, मतलब कहीं पे भी अगर फंस जाए वो अपना माइनॉरिटी एज एन हुकुम का इक्का यूज कर सकता है, ठीक है गाइस, क्योंकि उससे वो बच जाएगा ना, उससे उसको कोई फर्क पड़ता है बहुत, लेकिन उसके ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकता जब तक वो माइनर है, ठीक है। काफी लंबा एग्जाम्पल है, देखो पढ़ लो। A minor has falsely induced himself as major and contracted with Mr. X for loan of rupees 20,000. When Mr. X asked for repayment, A denied to pay कि मैं माइनर हूँ, मैं तेरे को पे नहीं कर सकता। जब लोन लिया तब वो मेजर था एंड जब उसने पैसा मांगा तब वो बोला कि माइनर है, चालू, ठीक है। Thus, a minor can always plead minority and is not stopped from doing so even when he had produced a loan or entered into some other contract by falsely representing that he was full age, when in reality he was a minor. Liability for necessaries. To minor or to any other person whom such minor is legally bound to support is governed by section 68. ये सपोर्ट करता है माइनर के नेसेसिटीज़ के लिए, ठीक है। ऑफ द क्लेम ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। जब कोई बंदा, कोई आदमी अगर माइनर को नेसेसिटीज़ देता है तो माइनर का हक बनता है कि वो अपना पैसा उसको दे, ठीक है, उसके लिए वो उसके पे करे,
that is enforceable by law. But a minor is not liable for any price that he may promise and never for more than the value of the necessities. Necessities के ऊपर अगर उसने किसी को प्रॉमिस किया है, सपोज लक्जरी आइटम्स लाइक उसको आईफोन चाहिए था एंड आईफोन के लिए उसने लोन लिया उसके अंकल के पास से, सो दैट आईफोन डजेंट कम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. यही खाने की चीज़ थी, लाइक ही वांट गेहूँ आटा वगैरह, सो उसके लिए ही इज़ लायबल टू पे. ठीक है, देयर इज़ नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ माइनर बट ओनली इज प्रॉपर्टी इज लायबल. ये बात समझ लो कि माइनर पर्सनली लायबल कभी नहीं होता. उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो लायबल होती है. माइनर डायरेक्टली पे नहीं कर सकता बट उसकी प्रॉपर्टी उसको पे कर सकती है. दैट्स इट. नेसेसरीज मतलब आपको पता रहेगी जो आपके डेली चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं, होम शेल्टर फूड वगैरह वो एक्सेट्रा, वो सब नेसेसिटीज़ रहती है, सिर्फ उसी चीज़ों के लिए वो अप्लाई कर सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो. श्रुति बीइंग अ माइनर परचेज अ लैपटॉप फॉर अर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ₹70,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ शॉप. ठीक है, बट हर असेट्स कुड नॉट पे ₹20,000 टू पे. यार हाथ बहुत दर्द कर रहा है आज. The shopkeeper could not hold Shruti personally liable and could recover only amount recoverable through her assets. That is up to ₹20,000. Laptop is definitely an luxury item. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन. माइनर इसका मतलब क्या रहता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता बट गार्डियन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है. दैट्स इट. लेकिन सारे भी कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं रहते जो गार्डियन के थ्रू अब करते हैं. लाइक सपोज ये देखो, द गार्डियन ऑफ अ माइनर हैज़ नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. माइनर के नाम पे कभी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं ले सकता बिकॉज आई सेड यू ही हैज़ अ हुकुम का इक्का एंड दैट इज ही इज अ माइनर. No specific performance. A minor's agreement being absolutely void, there can be no question of the specific performance of such an agreement. Common sense. No insolvency. Insolvent कभी नहीं हो सकता है माइनर. Insolvent मतलब bankrupt, पूरा पैसा खत्म होने का ऐसे नहीं हो सकता. पार्टनरशिप या पार्टनरशिप लेसन जो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है, बट क्या होता है कि एक पार्टनर मतलब एक माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर ज्वाइन नहीं कर सकता बट ही कैन बी अ बेनिफिशियरी इन द पार्टनरशिप फॉर्म. लाइक वो पार्टनरशिप फॉर्म से अगर उसको कुछ बेनिफिट मिलना है तो वो मिल सकता है. ठीक है, एंड माइनर कैन बी एन एजेंट. माइनर किसी का एजेंट भी हो सकता है. माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और ए गार्डियन. उसके अगर वो उसके अथॉरिटी से ऊपर अगर जाता है तो वो अपने पेरेंट या किसी को भी बाइंड नहीं कर सकता है. एग्जाम्पल, रिचा अ माइनर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग अ स्कूटी फ्रॉम द डीलर एंड मेंशन दैट अ पेरेंट्स विल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ स्कूटी. ठीक है, द डीलर सेंट अ लेटर टू हर पेरेंट्स फॉर मनी. द पेरेंट्स विल नॉट बी लायबल फॉर सच पेमेंट एज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड बाय अ माइनर इन द एब्सेंस एंड आउट ऑफ देयर नॉलेज. उसकी अथॉरिटी के ऊपर उन्होंने उसने काम किया, उसके नॉलेज के बिना उन्होंने काम किया. सो पेरेंट्स एंड गार्डियंस आर नॉट लायबल. ठीक है ना. जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट. जब ऐसा कोई सिचुएशन रहता है कि एक जॉइंट मतलब सपोज आई एम द एज ऑफ 22. ठीक है, मेरी एज 22 है एंड एक माइनर लाइक आप में से अगर कोई बच्चा होगा जिसका नाम राहुल है, सो राहुल इज 17 ईयर्स ऑफ एज एंड आई एम 22 ईयर्स ऑफ एज. हम दोनों ने मिलकर एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट किया. मतलब हम दोनों एक तरफ एंड दूसरा कोई पार्टी एक तरफ, हम दोनों ने साथ में मिलके एज अ प्रॉमिसर और प्रॉमिसी यानी किसी एक का भी रोल हमने किया. सो उस चीज़ में अगर फ्यूचर में अगर कोई फॉल्ट हो जाए तो ओनली दिस 22 ईयर्स ओल्ड आरके का ही जिम्मेदारी बनेगा. ओनली ही इज़ लायबल टू पे और ही इज़ लायबल टू परफॉर्म एनीथिंग. माइनर का उसमें कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. सेम दास वर्सेस रामचंद्र इज एन केस लॉ इन दिस. देखो, when joint purchase by two purchasers, one of them was a minor, it was held that the vendor could enforce into the contract against the major purchaser and not the minor. Surety for the minor. Surety का मतलब होता है guarantee for the minor. Adult stands surety for the minor that he is liable to third party as there is direct contract between the surety and the third party. Suppose minor और third party के बीच में अगर कुछ agreement हुआ है, contract हुआ है, कुछ भी हुआ है, as मतलब एक guardian आके या surety कुछ भी guarantor होगा, वो गारंटी देगा माइनर के लिए कि अगर इसने ये काम नहीं किया तो मैं तेरे लिए वो काम करूँगा. अगर उसने लैपटॉप लिया एंड उसको बहुत ज़रूरी था, उसने बोला अगर माइनर तेरे को 50,000 रुपये पे नहीं करेगा तो मैं तेरे को 50,000 रुपया पे करूँगा विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम. ठीक है. माइनर एज ए शेयर होल्डर. माइनर कभी भी शेयर होल्डर नहीं बन सकता है. ठीक है. अगर गलती से भी मेंबर बन गया
तो द कंपनी हैज़ टू रिसाइन द ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन उसने की है वो सब इसको कैंसिल करने पड़ेंगे। Liability for tort. A tort is a civil wrong. A minor is liable in tort unless the tort in reality is a breach of contract. अगर सपोज माइनर ने एक हॉर्स बोरो किया फॉर राइडिंग ओनली, ही वॉज हेल्ड लायबल व्हेन ही लेंट द हॉर्स टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हु जम्प्ड एंड किल्ड द हॉर्स। देखो अभी एक माइनर था, जैसे राहुल, मैंने आपको बोला राहुल मेरे पास से एक हॉर्स लेके गया कि मेरे को वो चलाने के लिए चाहिए, बट उसने क्या किया, वो 1.5 साल ने उसने जाके अपने एक फ्रेंड राज को वो हॉर्स लेंड कर लिया, एंड उसने क्या किया, उसने बहुत उसको कुदाया, बहुत हार्ड मारी कराई, वो सब करके उसने वो हॉर्स को मार डाला। तो उसमें लायबल कौन रहेगा पता है? माइनर, जिसने वो कह के दिया था कि मेरे को चलाने के लिए चाहिए। ठीक है, पर्सन ऑफ साउंड माइंड मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट एज टू अफेक्ट अपॉन इट्स इंटरेस्ट। ठीक है, इसके लिए एक स्लाइड है, बता दो 1 मिनट। देखो A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind, मतलब हमेशा, मतलब ऑलमोस्ट अनसाउंड माइंड ही रहता है, कभी कभी साउंड माइंड हो जाता है। ठीक है, वो मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अ साउंड माइंड। ऐसे कुछ लोग रहते हैं लाइक थोड़े पागल होते हैं एंड कभी कभी उनको होश आते हैं, कभी कभी वो नॉर्मल बिहेव करते हैं। ठीक है, पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रंकर्ड। ठीक है, जो ऐसे तो नॉर्मल रहते हैं लेकिन पी के बहुत ज़्यादा हल्ला करने लगते हैं। मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब अनसाउंड माइंड का है तो वो जब साउंड माइंड का होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इन शॉर्ट, अगर जो भी कोई आदमी हो, जब भी वो अपने होशो आवास में हो, साउंड माइंड में हो, तभी वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। दैट्स द पॉइंट गाइस, नथिंग एल्स। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है। पोजिशन ऑफ एग्रीमेंट विद पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, कैनॉट एंटर, मतलब जब वो अनसाउंड माइंड का है, ही कैनॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट एंटर ड्यूरिंग दिस पीरियड इज ऑल टुगेदर वॉइड हो जाएगा वो, कैनॉट बी हेल्ड लायबल देयर ऑन। अगर अनसाउंड माइंड का कुछ ऊंच नीच हो गई तो वो लायबल नहीं कहलाएगा, सामने वाले को अक्ल होनी चाहिए। और साउंड माइंड है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है एंड लायबल फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर? ठीक है, अ पर्सन इज परमानेंटली ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब हमेशा से लूनाटिक है। लूनाटिक मतलब आप समझते हो पागल है। ठीक है, कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, वो एंटर कर ही नहीं सकता। एनी एग्रीमेंट एंटर्ड इन इज ऑल टुगेदर वॉइड एंड नॉट लायबल देयर ऑन। इन केस ऑफ ड्रंकन मतलब समटाइम्स अनसाउंड माइंड होता है। ठीक है, a sane person who is delirious from fever or who is so drunk cannot contract during such state because he cannot understand the terms of contract, cannot form a rational judgment. अपन भी बहुत से लोग ऐसे काम कराते हैं, अगर किसी को अपना काम निकलवाना है तो उसको दारू पिला दो भाई, दारू पिला दो, वो अपने मस्त मूड में रहेगा, तब हम लोग अपना काम करवा देंगे। ऐसी बातें नहीं की जाती। ठीक है, एंड डिस्क्वालिफाइड पर्सन, हु आर द पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ and contract by any such persons is void. Those are alien enemies, foreign ambassadors, convicts, insolvents, corporations, etc. Alien enemies मैंने आपको बोल दिया, जिसके साथ वार चल रही है, जिसके साथ अपनी कंट्री का कोई दुश्मनी चल रही है, वो रहता है। एंड फॉरेन एम्बेसडर्स, यू नो, जो फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। एंड कन्विक्ट्स मतलब जो क्या बोलते हैं, गिल्टी है, प्रिजन में है, एनीथिंग। एंड इंसॉल्वेंट मतलब दोस आर बैंकरप्ट्स, दे हैव टू पे ऑल देयर डेब्ट्स एक्सेट्रा। कॉर्पोरेशंस, यू नो, एक्सेट्रा। दैट्स इट। एक मिनट, इतनी है। फ्री कंसेंट, अभी जो टॉपिक आ रहा है वो है फ्री कंसेंट। ठीक है, फ्री कंसेंट में सबसे पहले कंसेंट का मीनिंग क्या होता है, हमने पिछले क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। फ्री कंसेंट, दोनों तरफ से कंसेंट होनी चाहिए, अगर एक तरफ से भी कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। बट गाइस, दिस फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है एंड कंसेंट का मतलब क्या होता है उसके अंदर? कंसेंट का मतलब आपका जो डेफिनेशन दिया है उसको मैंने थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा डिवाइड कर दिया है। एंड ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 13 में दिया है आपके। ठीक है, ये क्या बोलता है? 2 or more person आर सेड टू हैव कंसेंटेटेड व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग। सेम थिंग पे अग्री करते दोनों जने
प्लस इन द सेम सेंस, दोनों मतलब दोनों एक ही सेंस में एक ही चीज़ पे एग्री कर रहे हैं। इन एब्सेंस ऑफ कंसेंट एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, अगर एक तरफ से भी अगर कंसेंट नहीं है तो दैट इज वॉइड एब इनिशियो। एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि वो मारने जा रहा है उसको एंड 5 करोड़ की प्रॉपर्टी इसने 5 लाख में ले ली थी, याद है आपको? क्योंकि जब वो उसको मार रहा था उसको वो डर बैठा था कि अगर मैंने इसको 5 लाख में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची तो ये मेरे को मार डालेगा। एंड वो उसने जबरदस्ती मतलब उसको जो मारा उन्होंने उसके लिए उसने प्रॉपर्टी उसको 5 लाख में दे दी, ठीक है। सो ही डिडंट गिव एनी फ्री कंसेंट एंड दैट इज वॉइड एब इनिशियो। दैट वाज अ थिंग ऑफ कोएर्शन जो हम लोग आगे देखेंगे इसी टॉपिक में। देखो, consent is not free when it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and this is a total topic I'll consider, मतलब अलग ही टॉपिक में इसको कंसिडर करूँगा। क्यों सर? बिकॉज जब मिस्टेक होता है तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है, बट जब ये बाकी 4 चीज़ें रहती है ना, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, ये 4 में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, ठीक है ना? वॉइडेबल हो जाता है किसके? सामने वाले के ऑप्शन पे। कौन कौन से सर? कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, इन चारों पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। मिस्टेक पे कॉन्ट्रैक्ट इज डेफिनेटली अ वॉइड, सॉरी मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट इज डेफिनेटली वॉइड, ओके। एंड मिस्टेक में भी 2 तरह के मिस्टेक होते हैं, विच इज यूनिलैटरल मिस्टेक एंड बायलैटरल मिस्टेक, ठीक है। बायलैटरल मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर भी हो सकता है या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में भी हो सकता है। यूनिलैटरल मतलब नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज टू आइडेंटिफाई। यूनिलैटरल का मतलब एक साइड से मिस्टेक हुई है, बायलैटरल का मतलब दोनों साइड से मिस्टेक हुई है, ओके। दैट्स इट। एग्रीमेंट कोएर्शन का मैंने आपको बहुत बार बोला, फियर डर 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 के मारे उसने 5 लाख में दे दी प्रॉपर्टी, दैट इज कोएर्शन गाइस। तो आपको पढ़ना है, आपको ऑलरेडी पता है ये सब, अगर आपको पढ़ना है सो दैट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी एंड ये पढ़ लो। एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय कोएर्शन देयर इज कमिटिंग ऑफ एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द आईपीसी। सर आईपीसी आप लॉ में नए हो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईपीसी आपको पता रहना चाहिए अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो इट इज इंडियन पीनल कोड, ठीक है। थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द आईपीसी, किसी को डर के मारे अगर कोई आप कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट तो दैट विच इज फॉरबिडन अंडर आईपीसी वो कोएर्शन में आता है। अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, हड़प नहीं, डिटेनिंग मतलब हड़प नहीं प्रॉपर्टी, थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी कि मैं तेरा प्रॉपर्टी ले लूँगा, उसको भी वो भी कोएर्शन के अंदर आता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, ठीक है, उसके द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो ऑब्टेन्ड, उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इन अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हेन रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट, ये आपका डेफिनेशन है गाइस, डेफिनेशन है आपके मॉडल में, मतलब एक 2 पार्टीज ऐसी है जिसमें से एक पार्टी को वो पूरा मतलब वो ऐसी पोजीशन में कि वो दूसरे को डोमिनेट कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप डेफिनेशन समझ लो एक बार। वो दूसरे पार्टी को डोमिनेट कर सकता है एंड कुछ भी डोमिनेट करके वो अपनी तरफ कुछ भी ले सकता है। लाइक बेस्ट एग्जांपल इज डॉक्टर्स, लाइक सपोज एग्जांपल देता हूँ, ओके। आरके इज अ डॉक्टर एंड राज, ठीक है, ही इज द पेशेंट। ये गया था नॉर्मल फीवर के लिए, इसको लगा फीवर है इसलिए वो डॉक्टर को विजिट हो गया, ठीक है। आरके ने क्या किया? एज ए डॉक्टर दे हैड अ गुड रिलेशन, ठीक है, ही वॉज हिज फैमिली डॉक्टर, बट कहते हैं ना लालच, आरके ने क्या बोला राज को कि ही इज अ कोविड पेशेंट, ही नीड्स टू डू टेस्ट, ही नीड्स टू डू आइसोलेशन वगैरह वगैरह, इसने बहुत सी चीज़ें इसको बोल दी, ठीक है। सो ही वॉज अ डोमिनेंट पर्सन, जो राज को उस पर इतना भरोसा था कि डॉक्टर आरके जो भी बोलेंगे वो सच होगा, ठीक है। ही वॉज इन डोमिनेंस दैट टाइम, सो उसने जो भी बोला एंड दिस एंटायर प्रोसेस, एक मिनट कहाँ गया, यस, एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक बार और पढ़ेंगे आप। Relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in the position to dominate the will of the other and the dominant party uses the position to obtain an unfair advantage over the other. Unfair advantage, okay.
इफेक्ट्स क्या रहते हैं? व्हेन एग्रीमेंट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, वॉइडेबल होता है ऑप्शन एट द पार्टी पे, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ. दैट्स इट. फ्रॉड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक गाइस. मेरे लिए तो ये यूनिट इतना इंटरेस्टिंग था ना जब मैंने मेरी फाउंडेशन की स्टडीज़ की थी, बिकॉज कितने सारे एग्जाम्पल्स आते हैं यार यहाँ पे. हमने भी तो कितने सारे देखे, आई गेस 8-10 देख ले रहेंगे हमने भी आराम से. फ्रॉड का मतलब क्या होता है सर? 420 फ्रॉड सेक्शन भी वही लगता है फ्रॉड का 420 पे, बट सिविल कोर्ट में. फ्रॉड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स. कौन कौन से एक्ट को हम लोग फ्रॉड बोल सकते हैं? सजेशन एज टू फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू. कुछ ट्रू नहीं और हमने उसको ट्रू बनाने का सजेशन दिया. एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट. कंसीलमेंट मतलब हाइडिंग. ठीक है, हाइडिंग ऑफ फैक्ट्स. प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. मैंने कुछ प्रॉमिस किया है कुछ वो चीज़ ना करने के लिए. मतलब लाइक सपोज अगर बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, सो आई विल से हियर, ये आपको ज़्यादा इजी रहता है ना सर? डायग्राम करके बताओ, बहुत इजी रहेगा हमको, है ना. आरके एंड राज आर फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है ना, BFF जिसको बोलते हैं, वे वो सब. ठीक है, आरके एंड राज आर गुड फ्रेंड्स. ठीक है, आरके ने क्या बोला, भाई राज तू है ना मेरे को ये दे रहे. चलो राज ने आरके को बोला कि मैं तू मेरे को 5,000 रुपया देंगे, मैं तेरे को पक्का 1 हफ्ते के अंदर अंदर तेरे को रिटर्न कर लूँगा. ये आप सभी के साथ भी होता होगा, आपके दोस्त आपसे 5,000 रुपया लेके चले गए एंड बाद में क्या बोलते हैं कि भाई कल ले लेना, परसों ले लेना, आज ये हो गया, आज वो हो गया. ये क्या है? प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. वो राज पहले से, आरके या राज जो भी है वो पहले से जानता है कि मैं इसको कभी पैसा देने वाला नहीं हूँ, फिर भी उसने प्रॉमिस किया एंड दैट इज़ अ फ्रॉड. फ्रॉड कौन है? आरके फ्रॉड है इधर, या राज फ्रॉड है जिसको मैंने दिया, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी. एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव. किसी को डिसीव करने के आइडिया से अगर कुछ एक्ट किया आपने, डिसीव मतलब उसको नीचा दिखाने के लिए, हराने के लिए, ऐसा कुछ. एक्ट और ओमिशन एज टू लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट. ऐसा कुछ एक्ट किया या ओमिशन ऑफ द लॉ. आपने स्कैम 1992 आपने देखी रहेगी, उसमें उसने फ्रॉड ही किया, बहुत सी चीज़ों को उसने छुपाया, बहुत सी चीज़ों को उसने हटा दिया एंड दैट इज़ फ्रॉडलेंट. बेस्ट एग्जाम्पल गाइस, स्कैम 1992 यार, हर्षद मेहता. I personally like Harshad Mehta because he used the loopholes. Rather आप लोग सब उसको नेगेटिव साइड में अगर देखते हो, डेफिनेटली ही वॉज इन सम पार्ट ऑफ नेगेटिव थिंग्स, बट मैं देखता हूँ एज ही यूज्ड हिज ब्रेन, ही फाउंड आउट द लूप होल्स इन इंडियन लॉ, विच वो टाइम पे ऑफ कोर्स इतना अच्छा नहीं था हमारा, कुछ लूप होल्स थे एंड उसकी वजह से इंडिया को भी वो मौका मिला कि अपने लूप होल्स को वो भर सके. सो इट्स गुड. फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और विथ इज कन्वीनियंस, और या खुद पार्टी कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, या किसी के थ्रू भी करवा सकते हैं, एजेंट, कन्वीनियंस, जो भी. एक्ट व्हेन डन टू इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू और इज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ऐसे मतलब इंटेंट टू डिसीव मतलब उसको हराने के ये दिमाग से ही उन्होंने किया था, विच कैन बी डन बाय हिज एजेंट और हिमसेल्फ, एनीवन. ठीक है, यही बात है. इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड क्या रहता है? फ्रॉड पहले तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, जो सफरिंग पार्टी है उसके ऑप्शन पे है उसको वैलिड बनाने का या वॉइड बनाने का. ठीक है गाइस. रेमेडीज अवेलेबल क्या होता है उसको? RRR, RRR, राइट टू रेसेंट, राइट टू परफॉर्मेंस, या तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, या ये अभी जो तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था उसको परफॉर्म करो, या राइट टू क्लेम डैमेजेस, या जो भी मेरे को उससे डैमेजेस हुआ है वो मेरे को वापस करो. गाइस मैं आपको बहुत ऊपर से बता रहा हूँ, यही चीज़ अगर मैं आपको रेगुलर क्लासेस जो मैं फ्यूचर में लाऊंगा वापस, अभी मैंने फास्ट ट्रैक इसलिए लाया क्योंकि आपकी एग्जाम्स मई 2022 में आने वाली है. सो आई स्टार्टेड विद फास्ट ट्रैक. आगे जाके मैं आपके लिए फुल कोर्स लेक्चर्स भी लाऊंगा. ठीक है, उसमें मैं आपको एक पॉइंट का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा. ठीक है, क्योंकि एज एन फास्ट ट्रैक आपको इतनी ज़रूरत नहीं कि आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका रहेगा. रही बात अगर कोई न्यू है, सपोज अगर उन्होंने किसी क्लासेस नहीं ली है ड्यू टू एनी रीजंस, वो भी ये लेक्चर्स देख सकते हैं, बिकॉज कुछ मैं सेमी डिटेल तो मैं आपको कवर कर ही रहा हूँ, विच इज़ बेनिफिशियरी फॉर योर एग्जाम्स.
बिकॉज यू आर अ माइनर राइट बेनिफिशियरी। सर द क्वेश्चन अराइजेस डस मियर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। अगर जब कुछ फ्रॉड हो रहा है एंड कोई साइलेंट बहता है तो वो फ्रॉड होता है क्या? जनरल रूल क्या है? मियर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। ठीक है, ठीक है, बट अगर जहाँ पे आपके ये रहते हैं कि आपको बोलना चाहिए था, वहाँ पे आप अगर नहीं बोल रहे हो तो वो आपकी गलती है। पढ़ो, विच इज लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नो फ्रॉड। एक्सेप्शंस क्या रहता है? व्हेन वेयर इट इज ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक और इज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। ऐसे तो फ्रॉड नहीं होता, ठीक है। मियर साइलेंस एज टू फ्रॉड का मतलब जनरली क्या होता है, अगर आप चुप हो तो वो फ्रॉड नहीं होता, बट जहाँ पे आपकी ड्यूटी है टू स्पीक या आपका कोई ऐसा चुप रहने का आपका यही रहता है कि हाँ हो गया मान लिया, सो वो फ्रॉड बोला जाएगा। अगर एग्जाम्पल अपन अगर देखें ना, मैं आपको एग्जांपल क्या बता सकता हूँ, बुक में चेक कर लेता आपके। हाँ बुक में है आपके, एक हैड सोल्ड टू डब्ल्यू सम पिक्स, एक मिनट बता देता हूँ मैं। मिल ही नहीं रहा यार, कहाँ चला गया? नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक काम करता हूँ, मेरी बुक बाजू में खुली है, मैं उससे आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, हैड सोल्ड टू डब्ल्यू सम पिग्स विच वेयर टू हिज नॉलेज सफरिंग फ्रॉम फीवर। हैच ने डब्ल्यू को क्या दिया, पिक्स दिए। मेरी ड्राइंग या पिक समझ लो इसको ठीक है, और ये पिक्स क्या थे, इनको फीवर था, जो किसको मालूम था? हैच को पता था। द पिक्स वर सोल्ड विथ फॉल्ट्स एंड हैच डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट। हैच ने क्या किया, पिक्स तो दे दे, लेकिन उसके ऊपर जो फॉल्ट्स थे, उसको जो फीवर थे, वो डब्ल्यू को नहीं बताया। मतलब ये उसका ये था, उसका मतलब बोलना चाहिए था इसको कि पिक्स को थोड़ी बीमारियां है, ये बोलना चाहिए था, लेकिन उसने बोला नहीं। सो दिस, इसकी जो साइलेंस थी यहाँ पे, दिस अमाउंट्स टू फ्रॉड। एंड दिस इज नथिंग बट आपका केस लो आपका कवर हो गया, विच इज वॉर्ड वर्सेस हॉब्स। केस लॉ है, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, अभी आता है मिसरिप्रेजेंटेशन अगेन समथिंग इन द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? अगर कुछ चीज़ें पता होते भी आपने उसको गलत तरीके से बता दी, मे बी मिस्टेक हो गई या कोई और रीजन से, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। व्हेन अ पर्सन पॉजिटिवली स्टेट्स दैट अ फैक्ट इज ट्रू व्हेन इस इन्फॉर्मेशन डज नॉट वांट इट टू बी सो। कुछ गलत था लेकिन फिर भी आपने उसको सही बता दिया। When there is breach of a duty by a person without intention to deceive, which brings an advantage to him and loss to the other। ठीक है, मतलब when there is breach of duty by a person without intention to deceive, which brings an advantage to him and loss to the other। मतलब बुरा नहीं चाहता था, फिर भी बुरा हो गया गलती से मिसरिप्रेजेंटेशन करते करते। When a party causes the other party to the agreement to make a mistake as to subject matter। इसके लिए क्या है, 2 आर ही मिलेंगे। फ्रॉड के लिए 3 आर थे, इसके लिए 2 आर है। 2 आर कौन से? राइट टू रेसिंग द कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस करो भाई, गलती हो गई छोड़ो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गई, फिर भी अभी परफॉर्मेंस कर लो, दैट्स द थिंग। ओके, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें से पहला है फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस।
तीसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरिज। चौथा, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट्स। एंड फिफ्थ वन इज शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके गाइस, fiduciary रिलेशनशिप मतलब हियर द पर्सन इन whom कॉन्फिडेंस इज रिस्पॉन्ड। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको, मतलब ये मैंने नहीं, आपके मॉड्यूल में दिया है। एक मिनट रुको, मैं ज़रा ढूंढ लेता हूँ, आपको इजी रह जाएगा। हाँ ये रही। Here the person in whom confidence is respond is under a duty to act with utmost good faith and make full disclosure of material facts concerning the agreement known to him। मतलब जो भी है सब साफ साफ बता दो, यही है। अ ब्रोकर वॉज आस्क्ड टू बाई शेयर्स फॉर द क्लाइंट। एक क्लाइंट के लिए कुछ शेयर्स बाई करने के लिए ब्रोकर को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। ही सोल्ड हिज ओन शेयर्स विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट। उसने क्या किया, खुद के शेयर से उसको बेच दिया, लेकिन ऐसा कोई फैक्ट इसने डिस्क्लोज नहीं किया था। क्लाइंट को तो यही पता था कि उसने किसी से बाई करा है, ठीक है। अब इसमें अगर समझ लो कि अगर ब्रोकर ने बेचा है तो उसके फायदे से बेचा रहेगा, 10 रुपये का शेयर में अभी 11 में बेच दिया रहेगा, है ना। द क्लाइंट वॉज एंटाइटल्ड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ फर्म इट विद द राइट टू क्लेम सीक्रेट प्रॉफिट मेड बाय द ब्रोकर ऑन ट्रांजैक्शन। जो भी सीक्रेट प्रॉफिट बनाया उसने, वो उसको वापस चाहिए था, मतलब वो उसको वापस लेने का पूरा हक है। ये कुछ नहीं है, दिस इज लेजर वर्सेस कैंसल स्टॉट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मतलब इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, यू नो, जब शिपमेंट कार्गो होता है तो एक इंश्योरेंस बनाना पड़ता है, मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। फायर एंड लाइफ इंश्योरेंस आपको पता है। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स shall be made, otherwise the insurer is entitled to avoid the contract। अगर आप कुछ इंश्योरेंस कर रहे हो तो उसके सारे फैक्ट्स बताओ यार उससे। व्हीकल इंश्योरेंस कर रहे हो तो आपके व्हीकल की क्या कंडीशन है वो आपको बतानी पड़ेगी उधर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, एवरी मटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज बाय द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। मैरिज करते वक्त अगर आप किसी को आप अगर किसी को, आपकी लड़की किसी को दे रहे हो तो उसके बारे में जो जो फैक्ट्स है वो बताओ कि भाई को खाना बनाना नहीं आता, ये थोड़ी रखड़ेल है, ऐसे सब बताओ ना। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट, दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो रिक्वायर फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, मतलब इसमें भी आपको फुल डिस्क्लोजर बनाना चाहिए। शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, पर्सन इशूइंग प्रॉस्पेक्टस एट द टाइम, मतलब आप प्रॉस्पेक्ट इशू करने के वक्त में अपनी कंपनी के बारे में जो मटेरियल फैक्ट्स है वो आप बताओ, ठीक है। ये सारे स्मॉल पॉइंट्स है, छोटे छोटे, आपको बस याद रखने की। कभी कभी अगर केस ऐसा पूछ ले तो आपको इजी हो जाएगा। मिस्टेक हुई, ठीक है। मिस्टेक में क्या है, वन बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक, मतलब दोनों पार्टीज मिस्टेक में है। टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, वो जो चीज़ एग्रीमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल थी वैसी कोई मिस्टेक हो गई है, द एग्रीमेंट इज ऑल टुगेदर वॉइड। गाइस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, बाद में कोएर्शन एंड अनडू इन्फ्लुएंस, ये चार क्या था, वॉइडेबल है। ओनली वॉइड इज मिस्टेक, जो किया था सही तरीके से बट फ्यूचर में किसी अनसर्टेनिटीज की वजह से आपको वो वॉइड करना पड़ा, ठीक है। मिस्टेक क्या हो सकती है, तो मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है। मिस्टेक ऑफ लॉ, इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ, बिकॉज कुछ समय पहले अपन इंडिया का लॉ नहीं, अपन फॉरेन का लॉ, ब्रिटिश लॉ जो है वो अपन यूज़ कर रहे थे, तो उसकी भी कुछ गलतियाँ हो सकती है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यूनिलैटरल हो सकता है, बाईलैटरल हो सकता है, ठीक है। यूनिलैटरल आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, कैरेक्टर ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट, वो एक तरफ से मिस्टेक हो सकती है, या उसने कुछ गलत लिख लिया अपने एग्रीमेंट में, फिर वो अपना रेटिफाई करना चाहिए चाहता है ऐसा कुछ। मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, मतलब ऐसी कोई चीज़ें कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कुछ गलत छप गई, करना कुछ और था, हो गया कुछ और, जो हो सकते क्वालिटी हो सकती है, एक्सिस्टेंस, आइडेंटिटी, टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी, ऐसी कुछ भी चीज़ें हो सकती है। इफ़ यू आर गेटिंग इट गाइस, आई गेस
ये सब आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाते हो कि अगर ए ग्रेड की क्वालिटी बेचनी थी और बी ग्रेड की बेच दी, ऐसा कुछ हो तो दैट्स अ मिस्टेक, ठीक है, बिकॉज ए वॉज डिसाइडेड बी हो गया। सर बट वॉट इफ ए के जगह उसने बी जानबूझ के बेच दी, सो दैट इज फ्रॉड, दैट कम्स अंडर फ्रॉड। ओके, मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लीगल और फिजिकल। लेट से कुछ साल पहले महाराष्ट्र या गुजरात एनीवेयर क्या हुआ था कि रातों रात में एक लॉ आ गया था, गवर्नमेंट ने निकाला था कि प्लास्टिक को बैन करो, ठीक है। वो प्लास्टिक को बैन कर गवर्नमेंट से जब बैन हो गया, सो दैट इज लीगल, मतलब लीगल तरीके से बैन हो गया था। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू सेल राइट। सो जो भी एग्रीमेंट्स थे बहुत से लोगों ने अपने मतलब कंपल्सरीली उसको अवॉइड करना पड़ा उनको। दैट्स द पॉइंट, नथिंग रिलेटेड टू दिस। हाँ, ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं है, बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाथों हाथ उनको बंद करना पड़ा, अवॉइड करना पड़ा, जो सही चल रहा था उसको अवॉइड करना पड़ा, ये बात है। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब लॉ का मिस्टेक तो मैंने आपको बता ही दिया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, वन फैक्ट कुछ और था, या तो अंडरस्टैंड कुछ और हुआ, या छपा कुछ और, बोलना कुछ चाहते थे, हो गया कुछ और, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ मिस्टेक, इन बायलैटरल मिस्टेक अगर कुछ हुआ है, दोनों तरफ से मिस्टेक हुई तो वॉइड ही है। यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विथ, मतलब किसी के साथ करना था, रामू के साथ करना था, राम के साथ हो गया, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। एज टू द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एज टू एनी अदर मैटर अदर देन दिस इट इज़ नॉट वॉइड। रेमेडीज क्या होता है, अग्रीव पार्टी जो सफरिंग पार्टी है उसको ही मस्ट रिस्टोर एनी बेनिफिट रिसीव बाय हिम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अदर पार्टी फ्रॉम होम द बेनिफिट हैज बीन रिसीव्ड। उसने जो जो भी अपने ये बेनिफिट्स लिए हैं उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो अदर पार्टी था उसको द पर्सन टू होम मनी हैज बीन पेड ऑफ एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक मस्ट रीपे। जो दूसरे रामू के बदले राम को चला गया तो उसको जो भी उसने गुड्स रिसीव किए वो वापस देने पड़ेंगे। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड व्हेन कंसिडरेशन आर क्या पढ़ रहा हूँ ऑब्जेक्ट, व्हेन कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड दोस विच आर नॉट। ये सेक्शन 23 में आपको बताया गया है, लॉफुल लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कंसिडरेशन, ठीक है। फॉरबिडन बाय लॉ है तो एग्रीमेंट वॉइड हो गया। अगर कोई भी चीज़ अगर फॉरबिडन बाय लॉ है तो वो वॉइड हो जाएगा। डिफिट्स प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, अगर पार्टनरशिप और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से अगर वो चला रहा है, मतलब कुछ भी एक प्रोविजन जो उन्होंने टोटली ब्रीच कर लिया है तो एग्रीमेंट वॉइड बन जाएगा। अगर फ्रॉडलेंट है तो वॉइड हो जाएगा। इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू अ पर्सन, अगर ऐसा कोई किसी चीज़ को अगर वो दर्द दे रही है या इंजरी दे रही है किसी पर्सन को तो वॉइड हो जाएगा। इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो वॉइड हो जाएगा। आपका ज़्यादा भी बचा नहीं, इतना ही है बस, हो गया। आई गेस 50 मिनट्स में आपका हो जाएगा। गाइस फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट एग्रीमेंट। सर आपने यहाँ पे आपको बताया था ना कि अगेंस्ट ये है पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी तो वॉइड हो जाता है। ऐसे अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कौन कौन सी चीज़ें होती है, ट्रेडिंग विथ एनिमी, एलियन एनिमी या किसी के साथ अगर आप करते हो तो दैट इज़ वॉइड। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, इसका मतलब मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। सर लिटिल लीगल टर्म्स जो आपको याद करने पड़ेंगे आपको एग्जाम्स में। बाकी डिफ्रेंशिएशन मैंने एक भी कवर नहीं किया, ठीक है। जो डिफरेंसेस है वो मैंने आपको कवर नहीं किया, आपको मैंने दोनों के कॉन्सेप्ट समझा दिया है। वो डिफरेंस आप एक बार अपनी मॉड्यूल आप रेफर कर सकते हो। ये सब मैंने आपको बता दिया था अभी। एग्रीमेंट्स, हाँ ये ट्रेडिंग विथ एनिमी आपको बता दिया। एंड नाउ दिस stifling prosecution. An agreement is stifle prosecution, that is an agreement to present proceedings already instituted from running their normal course using force tends to be a perversion or an abuse of justice. Therefore such an agreement is void. Sir total bound, sir आगे पढ़ो एक बार। The principle is that one should not make a trade of felony
द कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी पब्लिक ऑफेंस इज जनरली इलीगल। मतलब कोई भी पब्लिक ऑफेंस अगर आप कर रहे हो, मतलब अगेंस्ट पब्लिक ऑफेंस है, तो वो इलीगल रहता है। देखो एग्जाम्पल देखो, वेर ए एग्रीज टू सेल सर्टेन लैंड टू बी इन कंसिडरेशन ऑफ बी एब्सटेनिंग फ्रॉम टेकिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए विद रिस्पेक्ट टू एन ऑफेंस विच इज कंपाउंडेबल, the agreement is not opposed to public policy but it is otherwise the offense is uncompoundable। इसका मतलब क्या रहता है कि गाइस सपोज कुछ कांड हो गया, लेट से ए ने, एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ए ने क्या किया पता है, ए ने किल्ड सी। सी कौन है, बी का बेटा, ठीक है। ए ने सी को किल किया, सी कौन था, बी का बेटा था। अब उसके बाद में ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट क्या किया कि मैं तेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, मैं तेरे को एक लैंड दे दूंगा, तू ये जो बात है यहीं पे दबा दे, किसी को बताना मत, आइए ना कोई केस फाइल करना या किसी को या पुलिस को बताना, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। सो दैट इज इलीगल राइट, डेफिनेटली। जो बताना चाहिए था लेकिन फिर भी उन्होंने छुपा दिया। What is maintenance and champerty? Maintenance is an agreement which a person promises to maintain suit in which he has no interest. Example देख लो, A offered to B ₹2000 if he sues C for the case which they could have settled mutually under provisions of law just to annoy C। कुछ हो सकता था, मतलब स्कैम 1992 में ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती थी कि हर्षल मेहता ने जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, जो जो उससे मिस्टेक्स हो गई थी, वो ऐसे म्यूचुअली अंडरस्टैंड की जा सकती थी। लेकिन एक कोई था, आई विल नॉट मेंशन हिज नेम, उसने क्या किया, उससे बदला लेने के लिए उसके ऊपर केस फाइल कर दी, लाइक नॉट डायरेक्टली बट किसी के थ्रू उसने केस फाइल कर ली उसको भड़का के। सो दैट्स रॉन्ग ना। ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफर्स एंड टाइटल्स। An agreement is opposed to public policy as it interferes with the appointment of person best qualified for the service of the public। ठीक है, देखो एग्जाम्पल्स आप देखो, एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पब्लिक सर्वेंट इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम टू रिटायर फ्रॉम हिज ऑफिस सो दैट अनदर पर्सन में सिक्योर द अपॉइंटमेंट इज वॉइड। अगर कोई ऑफिस एज एन इंस्पेक्टर बैठा है, उसको रिश्वत दे दो कि आप हट जाओ तो मेरी बारी आ जाएगी इंस्पेक्टर बनने की, कांस्टेबल ने दे दिया या सब इंस्पेक्टर ने दे दिया इंस्पेक्टर को कि आप मैं आपको पैसा देता हूँ, आप निकल जाओ तो मैं इंस्पेक्टर बन जाऊँगा, ऐसा। एन एग्रीमेंट टू प्रोक्योर अ पब्लिक रिकॉग्निशन लाइक पद्म विभूषण फॉर रिवॉर्ड इज वॉइड। अपने नेम को आगे बताने के लिए उन्होंने कुछ रिश्वत दे दी हो, ऐसे। एग्रीमेंट्स विच टेंड्स टू क्रिएट अ मोनोपोलिस क्रिएट करने के लिए अगर आपने कुछ किया है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोलिस आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड देयरफॉर वॉइड। मोनोपोली यू मीन मतलब पूरे जो मार्केट में रहेगा वो एक और एक ही बंदा रहेगा जो वो चीज़ सप्लाई कर सकता है या वो चीज़ सर्विस कर सकता है। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, ठीक है, एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड विच इज़ नोन एज अ मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड as it is against public policy। दहेज बोलते हैं अपन। एन एग्रीमेंट टू पे मनी फॉर अ पर्सन हायर टू प्रोक्योर अ वाइफ इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड देयरफॉर वॉइड। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ए टू रिवॉर्ड बी हु इज एन इंटेंडेड विटनेस इन अ सूट अगेंस्ट ए इज इन कंसिडरेशन ऑफ बी इज एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रायल फॉर द सेम रीजन्स। एन एग्रीमेंट विच कॉन्टेम्पलेट्स द यूज ऑफ अंडरहैंड मीन्स टू इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशन इज वॉइड। मतलब कुछ अगर विटनेस है, अगर सी अगर विटनेस था ए और बी के बीच में एंड उसका मुंह बंद करवा दे इन एनी वेज, सो दैट्स वॉइड। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, मतलब एन एग्रीमेंट बाय एन एजेंट टू रिसीव विदाउट हिज प्रिंसिपल कंसेंट कॉम्पनसेशन फ्रॉम अनदर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एजेंसी इज इनवैलिड। प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहा है फिर भी किसी और के थ्रू उसको पैसा मिल जाए, ठीक है। ए हु इज़ द मैनेजर ऑफ अ फर्म अग्रीज टू पे अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स इफ एक्स स्पेस। अगर बहुत सी जगह पे होते हैं, अगर आप इंडस्ट्रियल में हो, अगर आपको लाइक लेट्स से बहुत सी कंपनीज में ये चलता है कल्चर, लाइक सपोज दिस इज एन एजेंट, ही इज एन सेल्समैन, he has been given a target of ₹10 lakhs, ठीक है, और इसको 3 कंपनीज अलॉट कर दिया, द चार ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड।
नाउ टू कवर दोस 10 लाख समटाइम्स ही कैन डू व्हाट यू नो, ये इनको रिश्वत दे सकता है कि आप मेरे को आप दे दो प्लीज़, आप मेरे को ये दे दो, कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मैं आपको 10,000 पे करूँगा। से ये बोल सक इसको, अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आने का उसका होप है तो उसको 20,000 ऑफर करता है। ऐसे रिश्वत देके वो अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा है। सो दैट इज़ इलीगल टू। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब ट्रेड ना करने के लिए किसी को पैसा देना, किसी को कुछ देना। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज मतलब मैरिज ना करने के लिए किसी को कुछ देना। रिस्ट्रेंट मतलब टू स्टॉप। एंड व्हाट आर द वॉइड एग्रीमेंट्स, कौन से एग्रीमेंट्स वॉइड हो जाते हैं? ठीक है, विच इज़ सब पहला है जो है वो दैट इज़ मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज, मतलब पार्टीज ही इनकम्पिटेंट थे, लाइक माइनर था, ये अनसाउंड माइंड का था जो हमने सबसे पहले स्लाइड में देखा था। एग्रीमेंट्स मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बायलैटरल मिस्टेक थी तभी वो वॉइड हो जाती है। एग्रीमेंट्स द कंसिडरेशन ऑफ और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज़ अनलॉफुल, ठीक है ना, अनलॉफुल था, कोई ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल था, मतलब अगर कुछ जो हमने पहले चैप्टर में देखी थी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था। एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स जो हमने ऊपर देखी है। मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, मतलब क्या होने वाला है वो ही अनसर्टेन है। कुछ ना तो कॉन्ट्रैक्टर ना कॉन्ट्रैक्ट थी, दोनों में से किसी को भी कुछ अवेयरनेस ही नहीं कि क्या है। वेजरिंग एग्रीमेंट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताऊंगा। एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, ठीक है। वेजरिंग एग्रीमेंट में आपको बताऊंगा, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। उसके पहले अपन ये कर लेता है, ठीक है। एक्सेप्शन टू रूल दैट एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। एक्सेप्शंस क्या होता है जनरली, क्या है, अगर ट्रेड में अगर कोई रेस्ट्रेंट्स है तो वॉइड होता है। बट अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अगर लगे, लाइक सेल ऑफ गुडविल, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, LLP एक्ट 2008, सो दैट सेल ऑफ गुडविल मतलब गुडविल को सेल कर लेने का, उसके ऊपर पूरा एक्ट बना हुआ है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, सारी ये जो स्टैट्यूटरी अगर प्रोविजंस अगर लगे ना, लाइक उसमें कुछ प्रोविजंस रहते हैं कि आप अगर इधर काम कर रहे हो तो नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स के लिए आप सेम बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। और इन पार्टनरशिप एक्ट यू कैन नॉट ज्वाइन अनदर पार्टनरशिप फर्म in doing the same type of business who are competitors of them. And judicial impression मतलब trade combination, service agreement, sole or exclusive dealing agreement, अगर किसी से फ्रेंचाइजी ले ली तो that is legal. ट्रेड कॉम्बिनेशन JV हो रहा है, कुछ जॉइंट वेंचर हो रहा है ऐसा, so that is legal too, ठीक है। Now coming to wagering agreements guys, okay wait, what are wagering agreements, ठीक है। ये देखो आप, डायरेक्ट वेजरिंग एग्रीमेंट में आपको पहले एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ वेजरिंग का मतलब क्या होता है, जो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। देखो, A एग्रीज टू पे ₹50,000। ए ने क्या बोला बी को, यहाँ पर ए ने बोला बी को आई विल पे 50K इफ इट रेन्स, ठीक है। जो इज अ टाइप ऑफ वेजरिंग, क्योंकि ए के हाथ में नहीं है बारिश लाना, ठीक है। दे आर जस्ट मेकिंग अ बेट। वेजरिंग का मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो बेट होता है। एंड बी प्रोमिसेस टू पे अ लाइक अमाउंट ऑफ ए इफ इट डज नॉट रेन। बी ने क्या बोला, आई विल पे इफ इट डजंट रेन, ठीक है ना, ये बोला है, ठीक है। बट इफ वन ऑफ द पार्टीज हैज कंट्रोल ओवर द इवेंट एग्रीमेंट, अगर बारिश आना इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ नीदर ए नॉर बी, अगर यही चीज़ बारिश के बदले अगर कुछ और होता जो दोनों में से किसी एक के हाथ में कंट्रोल है, सो लाइक सपोज मैं क्या बोल सकता हूँ, लाइक अगर कोई कार्गो आने वाला है एंड वो बी के कॉन्ट्रैक्ट में है, सो देयर ही कैन मेक अ पेमेंट बिकॉज इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ बी। एसेंशियल्स क्या रहना चाहिए उसके, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी, प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल होना चाहिए। इफ इट ये था, ठीक है। देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन एंड पार्टीज शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर स्टेक। ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर और गैम्बलिंग,
क्या क्या और चीज़ें रहती है जो वेजरिंग और गैम्बलिंग के तरह होती है? वन इज लॉटरी ट्रांजैक्शंस, KBC. सर KBC इज इन वॉइड, इलीगल, वैलिड, क्या है सर? बिकॉज वहाँ पे यू आंसर द क्वेश्चंस एंड यू गेट मनी, दैट्स वेजरिंग. आप अपना बेट लगा रहे हो ना, बिकॉज देयर यू यूज योर स्किल्स एंड योर नॉलेज, सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. लॉटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है? इज नॉट योर स्किल और नॉलेज. KBC इज योर स्किल एंड नॉलेज, इसलिए वो मतलब दैट्स नॉट अ लॉटरी ट्रांजैक्शन और गैम्बलिंग और एनीथिंग. ठीक है. लॉटरी ट्रांजैक्शन हो गया आपका, ईजी है, आपको पूरा अंदर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. लॉटरी मतलब आपको पता है वैसा कोई ट्रांजैक्शन है. सो दैट इज सिमिलर टू वेजरिंग. क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशंस in which prizes depend upon the correspondence of the competitor solution. अगर दो बंदे खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं या कोई पजल खेल रहे हैं, तो जो जीतेगा वो पाएगा ये चीज़. स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन, स्पेक्यूलेटिव शेयर मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं जो सिर्फ स्पेक करने के लिए अपन देखते हैं, where the parties intend to settle the difference between the contract price and the market price of certain goods on shares offers on a specified day, is a gambling and hence void. हॉर्स रेस ट्रांजैक्शंस, हॉर्स रेस जो उस पर जो अपन बेट करते हैं, दो इवन दैट इज कॉल्ड अ गैम्बलिंग. जो चीज़ें वेजरिंग ट्रांजैक्शन की तरह दिखती है लेकिन वॉइड नहीं है. चिट फंड, चिट फंड आप सभी लोगों को पता है. A certain number of persons decide to contribute a fixed sum for a specified period, and at the end of a month, the amount so contributed is paid to the lucky winner or to lucky draw. कमर्शियल ट्रांजैक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज गैम्बलिंग, सट्टा बाजार, विच डजंट मीन दैट इज सट्टा. गेम्स ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन, KBC. बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है, हो गया बस आपका कंप्लीट. ओके गाइस, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हमने एक बार अगर समरी को अगर हम लोग ब्रशअप कर लिया. सो हमने कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा कि मेजर क्या होता है, कि जो माइनर नहीं है, साउंड माइंड जो पागल नहीं है, नॉट डिस्क्वालीफाइड मतलब जो लॉ की तरफ से डिस्क्वालीफाइड नहीं है. ठीक है ना. उसके बाद में नॉट कॉज्ड बाय कोएर्शन नहीं होना चाहिए, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये चारों क्या होता है, वॉइडेबल होता है. मिस्टेक क्या होती है, वॉइड होती है. लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, ये सारे हमने कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है. सो आपका तीसरा यूनिट भी इसी के साथ में ख़त्म हो गया. बहुत ज़्यादा आप यूज़ कीजिए ये वीडियो को. आपको एग्ज़ाम के पहले आपको फास्ट ट्रैक कोर्सेज के ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हो. कीप वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोस में बता दिया, जो आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है मेरे को ऑन 9087911174, या मेरे को इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हो, विच इज़ RISHABH ऋषभ_कोटारी______, या आप मेल भी कर सकते हो, विच इज़ हमारे चैनल का नाम, विच इज़ लर्निंग लीड्स 3009, which is nothing but my birth date 30 September @gmail.com. anything, I'll revert back to you within 24 hours, I guarantee. Okay guys, so आज के लिए इतना ही. आगे हम लोग और भी अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ और भी नए वीडियोस लाते रहेंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो. थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे.